हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता के कट ऑफ रिजल्ट और साथ ही साथ जो मेन बात है वो है मुख्य परीक्षा से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही साथ रिजल्ट और मुख्य परीक्षा। मेन चीज है कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न लिखे जाएं, उसका पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। अगर इस तरीके से आपने मुख्य परीक्षा में लिख दिया तो यकीन मानो कि आयोग की मजबूरी हो जाएगी आपको एक सीट देना, यानी आपका सिलेक्शन या चयन करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंतर्गत कि बिल्कुल एक सफल रणनीति है। साथ ही साथ आपको कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करना है, किस तरीके के नोट्स बनाने हैं या पढ़ने हैं, उससे संबंधित मैं पूरी चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करने वाला हूं। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत ना सिर्फ मैं सिलेबस की बात करने वाला हूं बल्कि पूरी रणनीति शुरू से लेकर के लास्ट तक की सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानो कि इसके बाद में आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से बिल्कुल हर हाल में तैयारी करनी है। पूरी रणनीति बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और मुख्य परीक्षा में आपको किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। वैसे मैंने प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो है ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखा है, चाहे वो हिंदी की हो या फिर निबंध वाले पार्ट की हो। इनसे संबंधित ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले बना रखा है। जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। और इस प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी और निबंध का जो पेपर आने वाला है, एक पेपर शुरू वाला पेपर, वो आपका 2 घंटे का होगा और उसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परंपरागत, यानी कि चाहे हिंदी का पेपर हो या फिर निबंध का, ये आपको पूरी तरीके से लिखित में लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, याद रखें। यानी जो चीजें होंगी आपको रिटन में देना होगा, यानी परंपरागत रूप से आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा। सामान्य हिंदी में देखिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे दे देता है कि भाई केला, केला के 3 शब्दों में पर्यायवाची देना है। तो आपको जो जो पता है वो आप लिखेंगे, नहीं पता तो सीधे सीधे आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से आपको लिखना है। तो हिंदी वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करके चलें। हिंदी में ये जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी सिलेबस है या फिर एसआई वाला जो है या कांस्टेबल वाला, पूरा सिलेबस दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और यहाँ पर जीआईसी में आपको ये रिटन में लिखना है। इसी तरीके से दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है आप लोगों का वो ये है कि सर निबंध में क्या हमें 6 निबंध लिखने हैं पूरे के पूरे। तो इसके संबंध में बता दूं, 6 निबंध नहीं लिखने आपको। ये हिंदी के वाले पार्ट में ही दूसरा खंड है, देखिए दिया हुआ है सेकंड खंड, और यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत एक खंड होगा, यानी निबंध वाले में सिर्फ एक खंड होगा और इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ओनली एक ही निबंध लिखना है, दुनिया भर के यानी 6 निबंध नहीं लिखने, जैसा कि अभी तक बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में ये डाउट्स बना हुआ है। अब ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, इन 6 टॉपिक में से किसी में भी जिसमें आपको सुविधा मिल रही हो, आपको ज्यादा बेटर तरीके से लिखना आता हो, इन 6 टॉपिक में से किसी में भी आप लिख सकते हैं। निबंध से संबंधित ऑलरेडी मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कहेंगे कि इस पे और कुछ बनाना है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो मैं बना दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज के थ्रू अपनी बात बता सकते हैं। अब जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो वैकल्पिक विषय यानी मुख्य परीक्षा से संबंधित बात करते हैं। इसके बाद में मैं कट ऑफ
और रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है कि 20 प्रश्न होंगे, यानी मेंस में जो टोटल क्वेश्चन है आपके वो कितने हैं, 20 क्वेश्चन। याद रखना 20 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, और 20 क्वेश्चन को लिखने के लिए समय कितना मिलेगा, 3 घंटे, और इसका पूर्णांक 300 अंक का है। यानी 20 क्वेश्चन के आपको कितने अंक मिलने हैं, 300 अंक। ये वाला पेपर भी यानी सब्जेक्ट वाला पेपर भी आपका पूरी तरीके से परंपरागत रूप से होना है, यानी कि ये भी लिखित रूप में ही आपको लिखना है, रिटन में। बहुत ही ज्यादा इसके अंक दिए गए हैं, 300 अंक है। अगर आपने इस प्रश्न पत्र को संभाल लिया तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। और कैसे लिखना है मेंस, इस वीडियो के अंतर्गत मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपके डाउट्स नहीं रह जाएंगे किसी भी तरीके के। अब देखिए इस पूरे प्रश्न पत्र को यानी सब्जेक्ट वाले को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, ABC, यानी खंड आ, बा और सा में विभाजित किया गया है। पहले पार्ट में 5 प्रश्न आपको लिखने हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, और इसकी शब्द सीमा कितनी है, 250, यानी 5 क्वेश्चन 250। हर एक शब्द एक की बता रहा हूं, एक क्वेश्चन जो है आपको 250 शब्दों में लिखना है, और एक क्वेश्चन के जो अंक मिलेंगे वो 25 अंक का एक क्वेश्चन है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 125 अंक आपको इन 5 प्रश्नों से ही मिलने हैं। 250 शब्दों में लिखा जाना है। किस तरीके से लिखेंगे वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, इसलिए अभी फटाफट जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। खंड बा की बात करें तो यहाँ पर 5 प्रश्न फिर से मिलेंगे आपको, और ये जो है 150 शब्दों में लिखा जाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 15 अंक मिलेंगे, यानी 75 अंकों का पूरा होगा ये, यानी 5 क्वेश्चन इस तरीके से। तीसरे पार्ट की बात करें खंड सा की, तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द हैं, और अंक की अगर बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन में 10 अंक मिलते हैं, यानी 10 दहम 100 अंकों को, ये टोटल मिला करके आपका 300 अंक, ये जो है 300 अंक हो जाते हैं। आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो हमने बेसिक चीज समझ ली। अब मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरीके का डाउट्स नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता दें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट से संबंधित और कट ऑफ से संबंधित। तो वैसे तो दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी कट ऑफ से संबंधित हर सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। फिर भी आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, अगर आपको लगता है कि डाउट है भाई किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आज सिविक्स को लेकर के, नागरिक शास्त्र के कट ऑफ को। ज्यादा वीडियो लेंथी नहीं करूंगा, सीधे सीधे ये मान के चलो कि 75 से 80 के बीच में जिनका है, किसी भी कैटेगरी का है, तो उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत से अभ्यर्थी जिनके जो है 85 या फिर 90 के आसपास हैं, वो अभ्यर्थी रोज फोन करके या मैसेज करके पूछते हैं क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यानी प्री क्लियर हो जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बिना समय गवाए ही मुख्य परीक्षा में लग जाना चाहिए। मैं तो यहां से कह रहा हूं 75 से 80 के बीच में भी अगर आपका है तो आप निसंदेह निसंकोच बिल्कुल अपने मुख्य परीक्षा में लग जाए। क्योंकि एक चीज बता दूं, मुख्य परीक्षा प्री के मार्क्स आपको यहां पर नहीं जुड़ने वाले, मेंस ही मेन है, और मेंस के जितने ज्यादा मार्क्स आप ले आएंगे उसी के आधार पर आपका कट ऑफ का निर्धारण या मेरिट या सिलेक्शन के चांसेस उतनी ज्यादा बन जाएंगे। सभी को पता है कि 19 दिसंबर में आपका ये पेपर होने वाला है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है दोस्तों, सभी को पता है, और ऐसे में इतना बड़ा सिलेबस जो है कैसे कवर कर पाएंगे। इन सब चीजों के लिए मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए सामान्य हिंदी है, हिंदी के 50 क्वेश्चन आने हैं। देखिए 50 क्वेश्चन, निबंध के भी 50 क्वेश्चन नहीं 50 अंक, निबंध के भी 50 अंक है, हिंदी के भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी का जो सिलेबस है बड़ा अटपटा है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें समझने और समझाने वाली चीजें होती है, जैसे संधि है, समास है, क्रिया है। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां किताबों से ही काम नहीं चलता। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं,
गूगल मीट में पूरा सिलेबस कराया हुआ था, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास हैं। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड जो है नोट्स भी हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के। तो हिंदी का पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट मिल जाएगा। निबंध के लिए मैंने जैसा कि बताया था, किसी के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। निबंध से संबंधित और हिंदी से संबंधित ऑलरेडी मैंने बुक्स जो है बता दी हैं। ये अगर आपने बुक्स नहीं ली है तो खरीद लेना। इनका वीडियो भी ऑलरेडी मैं पहले से ही बना चुका हूं। सिर्फ आप इन किताबों को पढ़ करके ही निबंध और ये आप चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो 15 निबंध, सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट 15 निबंध खाली हेडिंग करके आपको दे दूंगा और वो इन्हीं किताबों में ही मिल जाएंगे। 15 के 15 इतने तैयार कर लेना। इसी में से 6 में से एक लिखना है आपको, तो आपको इन्हीं में से 15 में से ही आपको एक मिल जाएगा। आप कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। यकीन मानो, अगर निबंध को अच्छे से लिख दिया तो 40 अंक तक आपको यहां से मिल जाएंगे। हिंदी में अगर मेरे पूरे कंप्लीट नोट्स और वीडियो आपने देख लिया तो हिंदी में भी आपको ये मान के चलो 42 यानी 40 से 42 अंक तक आपको मिल जाएंगे। अब रही बात जो है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट है 300 अंकों का। और सब्जेक्ट अगर सही तरीके से, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं, अगर आपने लिख दिया तो 250 अंक आपके कहीं नहीं गए। अब ये टोटल अगर हम कर दें तो लगभग 332 अंक होते हैं। कितने में से? 400 में से। ये टॉपर वाले मार्क्स होंगे, याद रखना, टॉपर वाले। सिलेक्शन कितने में होना है अगर ये आप कहेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा मेंस में सिलेक्शन से संबंधित। फिलहाल आप अपना ये टारगेट लेके चलें कि मुझे निबंध में इतने लाने हैं, हिंदी में इतने लाने हैं और सब्जेक्ट में इतने लेके आने हैं। दोस्तों, अगर आपका अलग सब्जेक्ट है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट्स है उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, हमेशा जवाब जरूर देता हूं मैं, बशर्ते आप कैटेगरी, सब्जेक्ट और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, इन सब चीजों पर आपको अच्छे से लिखना होगा। अधूरी जानकारी होती है तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाता, मजबूर हो जाता हूं। चलिए अब बात करते हैं हम सिविक्स की और इसके सिलेबस से संबंधित। देखिए इतना बड़ा सिलेबस दिया, पहाड़ की तरह सिलेबस है और कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन। इतने बड़े सिलेबस से यानी कि ये मान के चलो कि अगर देखा जाए टॉपिक तो 100 से भी ज्यादा टॉपिक्स बैठ रहे हैं और क्वेश्चन आने हैं मात्र 20। ऐसे में मैं इसके अंतर्गत ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ टॉपिक तो इसके अंतर्गत ऐसे हैं जिन्हें आपको टच ही नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इस सिलेबस का पूरे अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं आपको बुक्स और नोट्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से किताबें हैं और किस तरीके से नोट्स आपको पढ़ने हैं। देखिए पहला टॉपिक दिया है राजनीति शास्त्र, अर्थ परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र। इससे क्वेश्चन नहीं बनता कभी भी। फिर है देखिए राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन। ये चिंतन को थोड़ा सा हम चिंतक मान लेते हैं, चिंतक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, थिंकर वाला पार्ट। प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी दर्शन और सिद्धांत वगैरह ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। जिन जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना कि आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस सामने रख के पढ़ना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मोटी मोटी किताब लेकर के बैठ जाएंगे और कुछ का कुछ पढ़ने लगते हैं। वो तरीका बिल्कुल भी गलत है आपका, वो सही नहीं है। नेक्स्ट है देखिए राजनीति शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र के साथ संबंध। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र नहीं पूछा जाता। अगला टॉपिक है नागरिकता का अर्थ। अब देखिए नागरिकता से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो किस तरीके से, भारतीय नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में तैयार करना। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले 1 साल से बड़ा विवादित मुद्दा रहा है नागरिकता को लेकर के, असम वाला हो या भारतीय नागरिकता को लेकर के, तो उसे इस परिप्रेक्ष्य में तैयार करना क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ से मेन सिलेबस आपका स्टार्ट होता है। राज्य की अवधारणा, तत्व, उद्भव के सिद्धांत। 3 टॉपिक दिए हैं, सामाजिक समझौता, विकासवादी, मार्क्सवादी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलना है। जैसे कि सामाजिक समझौतावादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में आप क्या जानते हैं, या लिखिए, या विकासवादी या मार्क्सवादी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। फिर देखिए राज्य के कार्यों के सिद्धांत, कार्य से संबंधित, उदारवादी, समाजवादी, लोक कल्याणकारी। सिर्फ 3 टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन मिलना है। कौन कौन से? उदारवाद,
समाजवाद, लोक कल्याण। लेकिन किताबों में क्या दिया है, गांधीवाद भी दिया है, फांसीवाद भी दिया है, राज्य के कार्य के संबंध में नाजीवाद भी दिया है, गिल्ड समाजवाद भी दिया है, फेबियनवाद भी दिया है। अब उसे आप पढ़े चले जा रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है संप्रभुता से संबंधित। मोस्ट इंपोर्टेंट है संप्रभुता से संबंधित ये टॉपिक, और इसे आप हर हाल में तैयार कर लें। संप्रभुता से संबंधित हर हाल में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, यानी 250 शब्द वाले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता वाला। अगला है कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ज्यादातर संभावना बन रही है स्वतंत्रता को लेकर के, याद रखना, स्वतंत्रता से संबंधित। फिर है अगला टॉपिक संविधान का अर्थ बताना है संविधान। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए, यानी देशों के उदाहरण देने हैं। संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर है सरकार की अवधारणा, आधुनिक शासन प्रणाली, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, अध्यक्षीय। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार आप अगर जिस तरीके से मैं भी बताने वाला हूं ना कि ऐसे आपको लिखना है, अगर आपने इस तरीके से आंसर लिख दिया तो यकीन मानो कि 300 में से 250 प्लस की मैं गारंटी ले रहा हूं, कहीं नहीं जाएंगे, बशर्ते आप सटीक लिखने की कला आपके अंतर्गत हो, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, और वो करनी पड़ेगी, अभी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संगठन, ये सब इसे आप छोड़ सकते हैं। इसे कैसे करना है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है ज्यादातर। अगला टॉपिक है लोकतंत्र की अवधारणा। लोकतंत्र वाला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दलीय प्रणाली, दबाव समूह एवं सिद्धांत। दलीय प्रणाली से संबंधित और दबाव समूह, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन प्रणालियां, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय क्या है, सूची प्रणाली क्या है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बात करते हैं राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीय, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता से संबंधित ये जो नाम वाला टॉपिक है, चाहे आप यहाँ कर लें चाहे फिर यहाँ कर लें, दोनों एक ही बात है, लेकिन नाम का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर हाल में आना ही आना है, नाम वाला यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला। अगला टॉपिक है राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व, जैसे कि जाति, भाषा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। यहाँ पर क्षेत्रवाद वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर है राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियां, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, स्वायत्तवाद, समतावाद। यहाँ पर उदारीकरण और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों टॉपिक को कर लेंगे, काम बन जाएगा। फिर है गवर्नेंस की अवधारणा, जैसे कि पंचायती राज। पंचायती राज वाला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हर हाल में क्वेश्चन आने ही आना है, याद रखना। इंडियन थिंकर भी दे, वर्ल्ड थिंकर तो आने ही आने हैं, हमने यहाँ पे देख लिया राजनीतिक चिंतन, लेकिन भारतीय चिंतक भी है। अब दुनिया भर के थिंकर पढ़े जा रहे हो आप, है ना, राम मनोहर लोहिया भी पढ़ रहे हो, एम.एन. रॉय भी पढ़ रहे हो, है ना, और जो है सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ रहे हो, टैगोर भी पढ़, ये सब नहीं करना। सिर्फ देखें यहाँ पे मनु, कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर, 4 थिंकर दिए हुए हैं, तो हमें 4 ही कंप्लीट करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिर्फ 4 ये जो है थिंकर करने हैं, और किस तरीके से करना है इन्हें वो चीज भी मैं अभी बताने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एवं संविधान निर्मात्री सभा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्मात्री सभा। जैसे कि मान लीजिए आ गया क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के बारे में क्या जानते हैं और संविधान निर्माण में उसका योगदान क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फिर है देखिए, यानी कि ये वाला आपको करना है, भारतीय संविधान, संविधान वाला करना पड़ेगा भाई। यहाँ प्रस्तावना है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन, धारा 370, जम्मू कश्मीर वाला जो अभी लेटेस्ट में अपडेटेड है, इसे आप जरूर करें, और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूरे टॉपिक से मिलने वाले हैं। फिर है केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है, केंद्र राज्य संबंध से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। संघीय सरकार का गठन, कार्यपालिका, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति वाला और उपराष्ट्रपति, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल सकता है, ज्यादातर संभावना बनती है राष्ट्रपति की, खासतौर से या तो राष्ट्रपति के आपात उपबंध या शक्तियां, या फिर उसके कार्य से संबंधित या निर्वाचन पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्री परिषद से संबंधित अगर बात करें तो प्रधानमंत्री से कभी कभी क्वेश्चन
पूछा गया है, हमेशा नहीं पूछा जाता, तो इसे थोड़ी बहुत देखना है आपको। फिर है संघीय व्यवस्थापिका संसद। संसद के बारे में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लें, खास तौर से राज्यसभा वाला। राज्यसभा से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखना। और राज्यसभा की शक्तियां पूछी जाती है, यानी कि आर्टिकल 249 जो है 312, ये वाले इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरीके से आप कर लें। फिर है सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। फिर इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका वगैरह, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, यहाँ से राज्यपाल वाले से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है देखिए पंचायती राज, चाहे आप यहाँ पर पंचायती राज कर लें या फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज और नगर निकाय यहाँ पर कर लें, दोनों बात एक ही है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। फिर है देखिए भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग, योजना आयोग दिया है, लेकिन आपको नीति आयोग भी तैयार करके रखना है। नीति आयोग पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, जितने भी आयोग दिए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपके आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से इन्हें तैयार कर लें। कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंतर्गत ही अभी आगे बताने वाला हूं। पहले आप खाली समझ लें कि किस टॉपिक से किस तरीके से आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर है देखिए लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल से संबंधित भी हालांकि चर्चा में है, तो यहाँ से आप इसे लोकपाल वाले को तैयार कर लें। और भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन, यूएनओ, मानवाधिकार, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क, आसियान वगैरह हो गया, नाफ्टा साफ्टा, और यूएनओ के संगठन से संबंधित, मानवाधिकार तो आना ही आना है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन, चाहे आप यहाँ कर लें या फिर यहाँ जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कर लें, दोनों एक ही बात है। दोस्तों सभी को पता है कि रिजल्ट इस महीने के अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ें, जितना कट ऑफ मैंने बताया है उस कट ऑफ को आप अच्छी तरीके से, अगर उसमें आ रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। समय आपके पास बिल्कुल ही कम बचा हुआ है। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का एक तरीके से बिल्कुल निचोड़ है। आप सही तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं और देख लेते हैं कौन सी ऐसी ट्रिक है, किस तरीके से आपको तैयार करना है सारा मैटर, किस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं, कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करना है, वो अब मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों किताबों से संबंधित मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखा है कि जीआईसी के लिए कौन कौन सी किताबें, सिविक्स की बात कर रहा हूँ, सिविक्स में जो है कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी होंगी। और ये किताबें 1 या 2 किताबों से मुख्य परीक्षा नहीं निकलने वाला, ये चीज याद रखें। मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 7 किताबें, वो भी बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो आपके पास चाहिए, जो लगभग ये मान के चलो कि 5 से 6 हजार की तक की ये पढ़ेंगी। तब जाकर के आपका ये पूरा सिलेबस, जिस तरीके से इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, तब जाकर के कंप्लीट हो पाएगा। और 7 किताबों को पढ़ने का मतलब है कि कम से कम जो है मैंने बताया 1 साल आपको चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप तैयारी करें, किसी भी तरीके से तैयारी तो देखिए करना ही करना है। दूसरा तरीका, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं आपको, नोट्स बता दूं मैं, वो थोड़ा सा आइडिया देखिए मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। सभी को पता है कि जीआईसी को लेकर के किसी भी कोचिंग में क्लासेस नहीं चली हैं कोरोना काल के चलते, ना तो किसी भी कोचिंग के पास मुख्य परीक्षा का मैटर है। जिस दिन इसका प्री का वो आया था, मैंने प्री के साथ साथ मेंस तक के पूरे नोट्स जो है कंप्लीट कराए थे। जिन लोगों ने चाहे पीजीटी हो या फिर जीआईसी हो, जिन लोगों ने प्री के लिए मेरे नोट्स लिए थे, उन आज वो पीजीटी में इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी के जो है 105 प्लस हैं। सिविक्स की मैं बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में। और जीआईसी में जिन लोगों ने मेरे नोट से पढ़ा है प्री में, आज वो जो है उन्हें बिना कहे मेंस उनका होना ही होना है, यानी 90 प्लस तक है उनके मार्क्स। देखिए अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखिए शॉर्ट में, क्योंकि अब मान लीजिए 50 शब्दों में क्वेश्चन कह रहा है कि 50 शब्दों में देना है, तो कैसे लिखेंगे आप 50 शब्दों में इतने बड़े चीजों को। यहाँ पे अब मान लीजिए 250 में कह रहा है, तब तो ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहाँ से ले करके और यहाँ तक पूरा लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। उसके पूरे संगठन से संबंधित इसका उद्देश्य क्या है, संरचना क्या है ना, इनका कार्यकाल क्या होता है, आयोग की शक्ति क्या है, आयोग के कार्य क्या है,
ये सारी चीजें, रिपोर्ट को किस किस तरीके से सौंपता है, ये सब कुछ जो है आपको इस तरीके से लिखना होता है। अब मान लीजिए सिलेबस में हमने पढ़ा है दल प्रणाली। दल प्रणाली होती क्या है और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको, अगर आप मान लीजिए आपको नोट्स चाहिए तो ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। 9997123632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप करें। कॉल रिसीव नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता, मैसेज कर दें आप। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए सिविक्स के मेंस के लिए तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, मैं मॉडल दिखा रहा हूं इस तरीके से। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं लेकिन दल व्यवस्था का अभाव है। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया दल प्रणाली से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दलों का आधार क्या है, बहुदलीय राजनीति क्या होती है, भारत में बहुदलीय राजनीति की व्यवस्था के बारे में लिखे। दबाव समूह क्या है, निर्वाचक का आचरण जो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये सारी टॉपिक जो है कवर किए गए। दोस्तों मेंस लिखते टाइम एक चीज हमेशा याद रखें, डायग्राम का विशेष तौर पे ध्यान रखें और आप बनाएं, चाहे निबंध हो या फिर सब्जेक्ट हो। हिंदी में नहीं बना पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा उसका सिलेबस नहीं है और ना ही वो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और निबंध में आप डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये दिया हुआ है, व्यवसाय से संबंधित दबाव समूह, ये दबाव समूह वाला टॉपिक है। किस किस तरीके से हैं, गैर व्यवसायिक कौन कौन से हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है और पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे थिंकर वाले पार्ट पे चलते हैं। कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे प्लेटो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये, तो इसलिए थोड़ी सी धूमिल टाइप होगा, तो आप वीडियो की जो है क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको दिख जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ एक मॉडल बता रहा हूँ कि कैसे आपको नोट्स तैयार करने हैं, चाहे वो आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताइए, या प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या था। ये पूरा लिखने के बाद में अब देखिए दो तरीके से चीजें चल रही थी, एक तो एथेंस में, एक स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था। तो एथेंस में क्या क्या चीजें थी, स्पार्टा में क्या क्या चीजें थी, है ना। फिर इसके बाद में प्लेटो ने क्या शिक्षा व्यवस्था दी, देखिए किस तरीके से मैंने, अगर इस तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये व्यवस्था, उच्च शिक्षा के लिए इस तरीके से, ये एक अच्छा तरीका होता है लिखने का। शॉर्ट में भी लिख रहे हैं आप, यानी गागर में सागर भरना है और गागर में सागर जिस टाइम आप भरेंगे उसके लिए आपको कम शब्दों में ज्यादा चीजें आपको देनी होंगी, यानी बिल्कुल कीवर्ड यूज करने हैं और इसी के मार्क्स मिलते हैं। अब मान लीजिए सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अरस्तु के बारे में बताइए आप, तो देखिए सिर्फ इस तरीके से आप मैपिंग में आपको समझाया गया है कि अरस्तु के बारे में आप जान ले कि क्या क्या चीजें हैं और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में, अरस्तु का राज्य सिद्धांत, अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा, अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, दास्ता पर विचार, संपत्ति पर विचार, परिवार पर विचार, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये हमने जो है फॉर्मेट के रूप में दिया है आपको समझने के लिए। अगर खाली क्वेश्चन इतना ही पूछ ले कि अरस्तु ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और अरस्तु के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस तरीके से ग्राफ बना दें आप, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अरस्तु, जैसा कि यहाँ पे ये वाला दी, यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन। अब आप लिखते चले जाएं, बड़ी आसानी से सारी चीजें समझ में भी आएंगे और जो है बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। अब जैसे लॉक है, क्वेश्चन आ गया कि उदारवाद के जनक के रूप में लॉक के बारे में आप लिखे, क्या जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा ये जो है 50 शब्दों में, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं। फिर देखिए मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बिना मार्क्स के जो है पेपर नहीं बनेगा, याद रखना। और मार्क्स में पूछ लिया कि भाई मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक नियतिवाद सिद्धांत क्या है बताइए। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधन के रूप में उत्पादन की शक्ति क्या है, उत्पादन के संबंध क्या है, उत्पादन की प्रणाली क्या है। आप ऐसे लिखेंगे तो मजाल क्या कि क्वेश्चन जो है काट दे हो या फिर पूरे नंबर ना दे, ये बेस्ट तरीका होता है। या तो आप इसी तरीके से नोट्स बना लें और अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मुझे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी मैंने कुछ चीजें आपको दिखाई हैं। मूल अधिकार के बारे में देखिए, मूल अधिकार होते क्या है, पूरी परिभाषा और इनकी विशेषता क्या है ना, प्रवर्तनीय है या नहीं है, किस तरीके से, है ना। फिर देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर या संबंध। अंतर के बारे में
यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट्स है और यहाँ पे डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व। इनके बारे में पूरा अंतर पूरा दिया गया है इस तरीके से। फिर बाद में इसका कंक्लूजन आपको देना है, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है मेंस लिखने का। आपके टॉपिक में दिया हुआ है कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षा। अब देखिए उसके बारे में पूरी चीजें कि नियुक्ति क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, कार्यकाल क्या है, उसके कार्य क्या है, सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। अब न्यायपालिका, न्यायपालिका के बिना सभी को पता है भाई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो न्यायपालिका के बारे में न्यायिक पुनर्विलोकन, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन से। तो ये देखिए पूरे इस तरीके से जब आप बनाएंगे पूरा फॉर्मेट करके, तो और यहाँ इस तरीके से आप लिखेंगे ऐसे हेडिंग डाल के, तो मजाल क्या कि नंबर काट ले। आगे देखिए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, जैसा कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है। संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ होती है, ये सारी चीजें ये देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्मेट के रूप में दिया हुआ है। विवाद के मुद्दे क्या है केंद्र राज्य संबंध में, ये पूरे मुद्दे आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में संघवाद के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, पूरे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स तैयार किया। अब जो मैं चीजें दिखाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन है। देखिए अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारे नोट्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में, जैसा कि सिलेबस में दिया है। तो यहाँ पे संसदात्मक के लिए इस तरीके से आपको 4 लाइन में आपका इंट्रो देना है। उसके बाद अगर विशेषता पूछता है तो विशेषता, गुण पूछता है तो गुण, है ना, दोष इसके पूछता है तो दोष लेते, काम खत्म, बस इतना ही तो है संसदात्मक। इसी तरीके से अध्यक्षात्मक में भी आप लिख सकते हैं। ये संसदात्मक का मैंने यहाँ पर दिखाया है प्रारूप, ऐसे आपको लिखना है। देखिए शब्द जो हो इस तरीके से हो, पठनीय हो। यहाँ पे देखिए क्लियर पठनीय शब्द है, ये तो मैंने ऐसे नॉर्मल एक फोटो क्लिक किया है, इस वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी कम है। बाकी पीडीएफ है मेरे नोट्स के, वो पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ पे देखिए राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत, जैसा कि मैंने बताया था सिलेबस में दिया हुआ किस तरीके से आपको, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ कौन कौन से ऐसे तत्व हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, किसके अनुसार, विकासवादी ऐतिहासिक, मानवीय प्रवृत्ति भी है, रक्त संबंध, धर्म है, शक्ति है, राजनीति है, आर्थिक क्रियाएं हैं, और लास्ट में निष्कर्ष दे देना है, कहानी खत्म। ऐसे आपको आंसर लिखना है। संप्रभुता, जैसा कि मैंने अभी बताया कि संप्रभुता वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका बिना पेपर नहीं बनता। कभी कभी ऑस्टिन की संप्रभुता की आलोचनात्मक व्याख्या करें ऐसा दे देता है। संप्रभुता होती क्या है पहले आप ये लिख दें, फिर 2-3 लोगों की परिभाषा दे सकते हैं संप्रभुता के। लक्षण पूछ रहा है तो लक्षण दे दें, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पूछ रहा है तो वो लिख दें, आलोचना पूछ रहा है तो आलोचना लिख दें। बिल्कुल बहुत सरल तरीके से यहाँ पर जो है समझाया गया है। इसी तरीके से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, और अगर समय कम है, समय को देखते हुए अगर आप नहीं बना सकते, आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997123632। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट नोट्स जो है उपलब्ध करा दिए जाएंगे, चाहे वो आपके हिंदी के हों या फिर सब्जेक्ट के हो, दोनों की चीजें आपके जो है मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करना। साथ ही साथ जीआईसी की कंप्लीट क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।